नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आने वाले कुछ महीनों में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से कई महत्वपूर्ण फैसले आने वाले हैं, जिनका असर राजनीति पर भी पड़ सकता है। और आजकल तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी उनकी कम से कम फैसले नहीं तो टिप्पणियाँ ऐसी होती हैं जिनसे राजनीति की दिशा बदलने लगती है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में चल रहा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर विपक्ष कभी हमलावर, कभी नरम, कभी गरम रहता है, कभी वो आरोप लगाता है कि सरकार के कब्जे में है सुप्रीम कोर्ट, कभी कहता है सुप्रीम कोर्ट ही बचा सकता है। तो अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरह की राय आती है। इस समय जो फैसले बड़े आने वाले कुछ महीनों में, उनमें से सबसे पहले मुझे लगता है फैसला आएगा वो महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने जो याचिका दायर की है शिंदे गुट के खिलाफ कि उनके विधायकों की सदस्यता रद्द की जाए, और उसके अलावा चुनाव आयोग का जो फैसला है शिवसेना के बारे में, शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों एक नाथ शिंदे गुट को देने का चुनाव आयोग का फैसला, वो भी सुप्रीम कोर्ट को उस पर फैसला लेना है। क्योंकि चुनाव आयोग को जो नोटिस भेजा था सुप्रीम कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने मना कर दिया जवाब देने से। कहा कि मैंने ये अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में ये फैसला नहीं दिया है, क्वासी जुडिशियल कैपेसिटी में दिया है, और फैसले में सब कुछ वर्णित है, सब कुछ लिखा हुआ है जो जिन सवालों का जवाब उद्धव ठाकरे चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि चुनाव आयोग का फैसला सही है या गलत है। मैं पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, बता चुका हूँ कि ये दूरगामी असर डालेगा भारत की राजनीति पर। तो एक तो ये है मामला। दूसरा, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पर जो सुप्रीम कोर्ट की 6 सदस्यीय समिति बनी है, उसकी रिपोर्ट आएगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 से हटाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इस तरह से कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट आने वाले दिनों में फैसला करने वाला है। आजकल जो प्रचलन बन गया है, जो तरीका बन गया है, उसमें यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के विरोध में है तो सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार के विरोध में नहीं है, पक्ष नहीं, सरकार के विरोध में नहीं है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है। ये विपक्ष की राजनीति का हिस्सा है। इसी तरह से हर संवैधानिक संस्था के लिए है। चुनाव अगर विपक्षी दल जीते तो चुनाव आयोग निष्पक्ष है। चुनाव अगर बीजेपी जीते तो इसका मतलब चुनाव आयोग बिका हुआ है, मोदी और बीजेपी की गोद में बैठा हुआ है। तो इस वातावरण में मैं आज जिस मुकदमे की बात करने जा रहा हूँ वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी धर्मस्थल कानून, जो 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने बनाया था। अयोध्या का आंदोलन उस समय पीक पर था। अयोध्या को अपवाद बनाकर बाकी सब जो धर्मस्थल हैं उनके बारे में एक कानून बना, और ये कानून किसके लिए बना? हिंदुओं को उनके अधिकार से वंचित करने के लिए, हिंदुओं के जो फंडामेंटल राइट हैं उनसे उनको वंचित करने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है वहाँ से जो अधिकार मिलते हैं उससे वंचित करने के लिए। अब आप देखिए कि केवल हिंदुओं और उन्हीं की जो शाखा है सिख, बौद्ध, जैन, इनके लिए जो है ये कानून बना। तो इस कानून के खिलाफ उस समय भी आवाज़ उठी थी, उसके बाद भी आवाज़ उठी, लेकिन इस समय इस कानून को लेकर 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं। इन 6 याचिकाओं में मांग की गई है कि इस कानून की जो कुछ धाराएं हैं, यानी सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 4 ब्रैकेट में 2, ये 3 धाराओं को रद्द किया जाए, इन 3 प्रावधानों को हटाया जाए, इन 3 सेक्शंस को हटा दिया जाए या पूरा कानून रद्द कर दिया जाए। अब सवाल यह है कि इन 3 में है क्या। सेक्शन 3 कहता है कि आप किसी भी धर्म स्थल का चरित्र नहीं बदल सकते, यानी अगर किसी एक धर्म का वो पूजा स्थल है, धर्म स्थल है, तो दूसरे धर्म का, चाहे वो तोड़कर उस धर्म का बनाया गया हो, आप उसको उसमें बदलाव नहीं कर सकते। सेक्शन 4 कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म स्थल की जो स्थिति थी, जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में रहेगा, उसको बदला नहीं जा सकता। और सबसे खतरनाक है सेक्शन 4 ब्रैकेट में 2, ये कहता है कि अगर किसी धर्म स्थल को लेकर कोई वाद चल रहा है,
किसी अदालत में मुकदमा चल रहा है तो ऐसे सारे मुकदमे जो है वो रोक दिए जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब आप देखिए इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हिंदुओं के जो मंदिर तोड़े गए उसको हिंदू रिक्लेम ना कर सके, एक मकसद है इसका। और इसके लिए जो जुडिशियल रिव्यू का फंडामेंटल राइट है वो छीन लिया गया केवल हिंदुओं से। सुप्रीम कोर्ट बेनामी कानून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभी केंद्र सरकार के एक प्रावधान को, जो संशोधन था, उसको रद्द कर दिया। संशोधन क्या था? ये कानून बना था 1988 में, लेकिन इसके रूल्स नहीं बने। रूल्स नहीं बने तो कानून लागू नहीं हुआ। 2016 में मोदी सरकार ने इसमें संशोधन किया और रूल्स बनाए, लागू हुआ। सरकार ने कहा कि चूंकि कानून 1988 में बना था तो ये कानून 1988 से ही लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पिछली तारीख से कोई कानून लागू नहीं कर सकते। लेकिन धर्मस्थल कानून के बारे में ये किया गया, पिछली तारीख यानी 15 अगस्त 1947 से लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1991 में। तो इससे आप देखिए ये है दोहरा चरित्र सरकारों का, मतलब उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली, उसका। और देश में कुल माहौल ये था कि बीजेपी बनाम सब हो गए थे और सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पर हिंदुओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। तो इन तीनों प्रावधानों को रद्द करने के लिए मुख्य याचिका है अश्विनी उपाध्याय की, जो PIL मैन के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में जब याचिका दायर की तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, कहा कि आपका स्टैंड क्या है इस मामले में, इस पर आप अपना एक एफिडेविट फाइल कीजिए। ये बात कही मार्च 2022 में। 14 नवंबर 2022 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपीयर हुए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, इस पर व्यापक विचार विमर्श की ज़रूरत है। सरकार व्यापक विचार विमर्श करने के बाद इस पर अपना स्टैंड तय करना चाहती है, इसलिए उसे कुछ और समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर तक का समय दिया और कहा कि 9 जनवरी 2023 को इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी। अब सरकार जो है 12 दिसंबर को भी एफिडेविट नहीं दे पाई। सरकार ने और समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट ने और समय दे दिया और समय देते हुए कहा कि आप फरवरी 2023 के अंत तक अपना एफिडेविट दाखिल कर दें और उसके साथ साथ जितने याचिकाकर्ता हैं उनको उसकी प्रति दे दें, जिससे वो तैयारी करके आए, उस पर बहस हो जाए और उस पर फैसला हो जाए। सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल की तारीख लगा दी है। तो इसका मतलब सरकार 5 अप्रैल से पहले तो हर हालत में एफिडेविट फाइल कर देगी, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने जब इसको मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को, तो उन्होंने एक बात और कही बेंच के सामने कि ऐसा होता है कि ये लिस्ट होता है मुकदमा, ये मामला, ये वाद, और उसके बाद जिस दिन सुनवाई होनी होती है उस दिन लिस्ट से हट जाता है। तो आप ये देखिएगा कि इस बार ऐसा ना होने पाए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनको आश्वस्त किया कि ऐसा नहीं होगा। तो 5 अप्रैल 2023 को इस मामले की सुनवाई होनी है और सुनवाई में जो सरकार का पक्ष आएगा और जो याचिकाकर्ताओं की मांग है उसको संविधान की कसौटी पर कसा जाएगा। देखिए, ये कानून शुद्ध रूप से चुनावी फायदे के लिए बनाया गया था, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, और ये मानकर कि हिंदू के अधिकार का कितना भी अतिक्रमण कीजिए, कितना भी दबाइए, उसके अधिकार कितने भी छीन लीजिए, वो कुछ बोलेगा नहीं और बोला भी नहीं। उस समय केवल एक्सेप्शन बनाया गया, अपवाद बनाया गया राम जन्मभूमि को। कृष्ण जन्मभूमि की बात नहीं की गई, काशी विश्वनाथ की बात नहीं की गई, दूसरे मंदिरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सवाल है कि किसी भी डेमोक्रेसी में, कानून के राज में, आम आदमी को, देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है जुडिशियल रिव्यू का। अगर उसको कोई परेशानी है तो अदालत के सामने अपनी परेशानी लेकर जाए और कानून के मुताबिक उसका निवारण करने की मांग करे। इस अधिकार से कैसे वंचित किया जा सकता है? कोई कानून पिछली तारीख से कैसे लागू किया जा सकता है? कुल मामला ये था
कि हिंदू उनके जो मंदिर तोड़ दिए गए हैं, मठ मंदिर तोड़े गए हैं, उन पर कुछ बोले नहीं, चुप रहें, आवाज़ न उठाएं, और जो मंदिर टूट गए हैं उनको स्वीकार कर लें कि ये इसी रूप में रहेंगे और आप देखते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे कि ये आपका धर्मस्थल था जिसको तोड़ दिया गया, या बहुत सी जगहों पर उसको तोड़कर दूसरे मजहब की जो है का पूजा स्थल बना दिया गया। काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, दोनों इसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है। उसके अलावा भी हैं बहुत सारे। तो अब ये सब मामले धीरे धीरे, जब ज्ञानवापी का मामला आया तो एक रास्ता, एक उम्मीद की किरण ये निकली। इसी के बाद ये याचिकाएं दायर हुई जिन पर सुनवाई की स्थिति आई, सरकार से जवाब मांगा गया, जिस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे DY चंद्रचूड़, जो इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के। उन्होंने ज्ञानवापी के मामले की जब सुनवाई शुरू हुई और उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, तो उन्होंने कहा कि 1991 का जो एक्ट है वो इस पर लागू नहीं होता। 1991 के एक्ट से, यानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो कहीं भी इस बात पर रोक नहीं लगाता कि किसी भी पूजा स्थल का, धर्म स्थल का चरित्र क्या है उसको नहीं निर्धारित किया जा सकता, यानी उसको निर्धारित करने का अधिकार है। यानी ज्ञानवापी का चरित्र क्या है, वो हिंदू पूजा स्थल है या मुस्लिम पूजा स्थल है, इसको निर्धारित करने का अधिकार अदालत को है और इसकी मांग करने का अधिकार भी है। इसी आधार पर वो सुनवाई चल रही है। इसी से पूरी सेकुलर ब्रिगेड परेशान है। उनकी परेशानी का कारण ये है कि उनको लग रहा है कि उनकी धर्मनिरपेक्षता, उनकी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई है। इसलिए आप इंतज़ार कीजिए, अगर इस मामले में फैसला हिंदुओं के पक्ष में आ जाता है, यानी संविधान के पक्ष में आ जाता है, मैं कह रहा हूँ, या कानून के पक्ष में आ जाता है, या हिंदुओं का जो अधिकार छीना गया है उसे बहाल कर दिया जाता है, तो एक नया बवाल शुरू होगा, एक नया विवाद शुरू होगा। तो हिंदुओं के अधिकार छीन लिए जाएं, ये मंजूर है। हिंदुओं के छीने हुए अधिकार बहाल कर दिए जाएं, ये मंजूर नहीं है। तो ये राजनीति इस पर चलने वाली है अगले 1.5 साल तक, कम से कम। ये फैसला हर हालत में लोकसभा चुनाव से पहले आने वाला है। तो इस पर राजनीति, और इसे राजनीति का विषय बनते हुए आने वाले समय में आप देखेंगे। लेकिन ये परीक्षा एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की भी होगी कि क्या वो राजनीतिक धर्मनिरपेक्षता के चश्मे से संविधान को और कानून को देखता है, या संविधान और कानून में जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा दी गई है, जो बात कही गई है, उस नज़रिए से देखता है। राजनीति का सुप्रीम कोर्ट पर कितना असर पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीति पर कितना असर पड़ता है, ये आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।